हमारे साथ मौजूद हैं आज बिलाल अकरम, केएनएस के स्टूडेंट हैं, यंगेस्ट माशाल्लाह अगर मैं कहूं कि वन ऑफ द यंगेस्ट एसीसीए जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी 20 इयर्स ऑफ एज के अंदर एसीसीए क्वालिफाई कर लिया। सादिकाबाद, ठीक है, नाइस, ओके। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया एंड आफ्टर मैट्रिक मैंने वेरी नेक्स्ट डे अपने लास्ट एग्जाम के मैं केएनएस में था। केएनएस के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट? तो मेरे फादर के कोलीग थे, उन्होंने भी केएनएस से ही एसीसीए किया हुआ था। ओके, सो वो एक रिकमेंडेशन दी, एक रिकमेंडेशन वर्ड ऑफ माउथ था। पहले केएनएस में ही आए और उसके बाद फिर कहीं गए ही नहीं। तो स्टडी हब के साथ जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने अक्सर देखे हैं कि वो बीपीपी के पीछे भी होते हैं, कैप्लान के पीछे भी होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ओवर बर्डन हो जाता है। अच्छा, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आप एक ही चीज को 3 जगह पे प्रैक्टिस करें, उसको कोई फायदा नहीं है। सही है, आप एक जगह पर या 2 जगह पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, वो ज्यादा बेटर होगा। एसीसीए के अंदर आपके 50 मार्क्स बहुत आसान होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, मगर पैनिक के चक्कर में स्टूडेंट वो 50 मार्क्स भी लूज कर देता है। बिल्कुल, आई वुड एग्री। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार कहा है कि कोई भी पेपर आपका हो, एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रहती है कि वो 50% मोस्ट इजीएस्ट मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपके पेपर में हिडन होते हैं। प्रॉब्लम ये है सिर्फ उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको मंजिल आसमानों में। जी हाँ, अस्सलामु अलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जुनैद खालिद इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम ऐसे ही एक जवान के साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपका एक विजन है, एक एम है, तो आप उस एम, उस विजन को लाजमी अचीव कर सकते हैं। आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही स्टूडेंट्स केएनएस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया, बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज देके दिखाया कि एज इज नॉट अ फैक्टर। एफर्ट्स अगर आपके पास है और आपके पास एक क्लियर विजन है और अगर आप करना चाहते हैं तो कोई चीज आपके साथ, आपके लिए मुश्किल नहीं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं आज बिलाल अकरम, केएनएस के स्टूडेंट हैं और यंगेस्ट माशाल्लाह अगर मैं कहूं कि वन ऑफ द यंगेस्ट एसीसीए जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी 20 इयर्स ऑफ एज के अंदर एसीसीए क्वालिफाई कर लिया। जी हाँ, इट्स अ क्लियर मैसेज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स, दोज हु हैव स्टार्टेड द एसीसीए जर्नी, जो इस वक्त अभी अपनी इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर है, अपनी क्वालिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं। कोई आपके पास इस वक्त आर्गुमेंट नहीं है कि आप ये कहें कि सर हम किस तरीके से करें, कैसे करें। आज हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं, हम इनसे इनका ओपिनियन लेंगे, इनसे एडवाइस लेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि वो क्या स्ट्रैटेजीज थी इनकी जो उन्होंने अप्लाई की अपनी करियर के अंदर, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर, अपने थ्रू आउट द जर्नी के अंदर, और जिसके बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स ऑफ एज के अंदर एसीसी क्वालिफाई किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ही क्लियर्ड ऑल ऑफ हिज 17 papers in first attempt. It's a very good I would say कि achievement by that particular person or the student कि इस एज के अंदर जब लोग ये सोचते हैं कि यार बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए कि स्टूडेंट की एज ज्यादा नहीं है, मैट्रिक किया हुआ है, क्या करें उसके अंदर, और अभी तो इनका मेंटल लेवल इतना ज्यादा इनहेंस नहीं होगा, ग्रूम नहीं होगा, कैसे बच्चा एसीसी की क्वालिफिकेशन परस्यू करेगा। इन तमाम क्वेश्चंस को उन्होंने बिल्कुल जो है वो आपके पास पसेपुश डाल दिया और एक आंसर दे दिया कि yes you can do it, so he did it। चलें आज जरा मुलाकात करते हैं। बिलाल साहब कैसे, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट। ओके बिलाल साहब, रिसेंट रिजल्ट आया और एक मैसेज, एक ईमेल आपके पास आया, बिलाल अकरम एसीसी क्वालिफाइड। कैसा फील कर रहे हैं बिलाल साहब? सर इतने सालों की मेहनत थी वो रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह एसीसी क्वालिफाइड। चले, गुड हो गया माशाल्लाह। बिलाल साहब क्या बैकग्राउंड था बिलाल आपका, किस बैकग्राउंड से आपने एसीसी स्टार्ट किया? सिंस वी ऑल नो दैट ऑब्वियसली हमारा एक फाउंडेशन डिप्लोमा से एक अटैचमेंट है, आप हमारे साथ ही थे, बट स्टिल एक ऑडियंस के लिए एक थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड शेयर करें कि किस बैकग्राउंड से आप आए थे, आपने अपनी अर्लियर एजुकेशन कहाँ से आपने स्टार्ट की और कहाँ से आपने एसीसी की जर्नी को आपने बिगिन किया? जी सर, आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने पंजाब के एक शहर सादिकाबाद में से मैट्रिक किया। ओके ग्रेट, यानी कि पंजाब आपका जो है वो, यानी कि बैकग्राउंड आपका पंजाब से। नाइस, वेरी गुड। सादिकाबाद, ठीक है, नाइस, ओके। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया एंड आफ्टर मैट्रिक मैंने वेरी नेक्स्ट डे अपने लास्ट एग्जाम के मैं केएनएस में था, आके मैंने यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन। यार मतलब ये कैसे था, मतलब मैट्रिकुलेशन का अगर मैं एक स्टूडेंट देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 15-16 इयर्स ऑफ एज, इतना ही होता है। तो उस वक्त कैसे एक विजन मिला कि यार मुझे एसीसी करना है? कोई रोल मॉडल, कोई आपके सामने कोई एक विजन होगा, किसी को देखा था कि एसीसी कोई कर रहा है, इतना सक्सेसफुल मॉडल पे जा चुका है और आपने उसको फॉलो किया? सर मैं
फिफ्थ स्टैंडर्ड में था जब से मुझे अकाउंटेंसी के अंदर एक इंटरेस्ट था, नाइस, जिसके चलते सिक्स स्टैंडर्ड में गया। उसके बाद मैंने फिर 7th स्टैंडर्ड को स्किप कर दिया। अच्छा, 7th स्टैंडर्ड को आपने इसके अब पता चल रहा है कि 20 इयर्स ऑफ एज में। नाइस, वेरी गुड। जल्दी के चक्कर में 7th स्टैंडर्ड स्किप किया। Okay. उसके बाद मैट्रिक जैसे ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक मेरा 94% से हुआ था। ग्रेट, माशाल्लाह। एंड उसके बाद फिर जैसा आपको बताया वेरी नेक्स्ट डे केएनएस में था मैं। अच्छा, जबरदस्त। केएनएस के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट? मेरे फादर के एक कोलीग थे, उन्होंने भी केएनएस से ही एसीसीए किया हुआ था। ओके, सो वो एक रिकमेंडेशन एक रिकमेंडेशन वर्ड ऑफ माउथ था। पहले केएनएस में ही आए और उसके बाद फिर कहीं गए ही नहीं। तो चले, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जनाब, अच्छा यार, मैट्रिकुलेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको देखें, क्योंकि हम ये थोड़ा सा सेशन रखेंगे एक प्रोडक्टिव और एक इंफॉर्मेटिव। वो सारे स्टूडेंट्स जो मैट्रिकुलेशन बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं खास तौर पे, या प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, प्री मेडिकल, ऑब्वियसली उन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी हुई होती। नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन कि डिड यू फेस एनी सच डिफिकल्टीज व्हाइल परस्यूइंग द क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग लेवल के ऊपर स्पेशली? क्योंकि बहुत सारे इवन पेरेंट्स भी हमारे पास जब आते हैं कहते हैं कि यार हमारा जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मेडिकल बैकग्राउंड से, सिंस ही डिडंट स्टडी एनी अकाउंटिंग कोर्स या कोई भी कोर्स ने नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या आपका ओपिनियन है? कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फेस करनी पड़ती है तो ओवरकम हो जाता है? सो आई वुड से अगर आपने इंजीनियरिंग और मेडिकल में इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है, और आपने मैट्रिक किया, आप एसीसीए के लिए सेम लेवल पर है, nice. सेम एग्जाम्स देने हैं, आपने कोई अकाउंटेंसी की आपको नॉलेज नहीं है उससे पहले, बिल्कुल, तो डिफिकल्टीज एज सच होती हैं बट ये को ओवरकम हो जाती हैं। हाँ, और क्योंकि मेरा भी अपना ओपिनियन है कि एसीसीए का जो कोर्स आउटलाइन है इतना ट्रांसपेरेंट और इतने वेल डिजाइंड तरीके से परफॉर्म किया गया है कि स्टार्ट जो लिया जाता है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल बेसिक से लिया जा रहा है, बहुत बेसिक, यानी कि बिल्कुल बेसिक से। यानी कि अगर कोई, बिल्कुल बिलाल की बात को मैं सेकंड करूंगा कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या इवन मैट्रिकुलेशन बैकग्राउंड से भी है, जैसे कि बिलाल ने भी मैट्रिक के बाद अपने एसीसीए स्टार्ट किया, तो कोर्स की आउटलाइनिंग इस तरीके से की गई है, डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वहां पर बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट की गई हैं, और ये अजम्पशन के साथ स्टार्ट कराया जाता है कि आपने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, आपकी कोई नॉलेज नहीं है इसके अंदर। Bilal, coming back to the next question, once you were attempting, और माशाल्लाह चूंकि आपने पहली अटेम्प्ट के अंदर सारे पेपर्स क्वालिफाई किए, क्या स्ट्रैटेजी होती थी आपकी पेपर को प्रिपेयर करने की? सर मैं अगर तो हम अटेम्प्ट स्किल्स और प्रोफेशनल की बात करें तो उसमें तो ये होता था कि क्वार्टर अटेम्प्ट दी है मैंने सारी, एंड मतलब हर क्वार्टर के अंदर आपने एक पेपर आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 9 क्वार्टर्स के अंदर कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स की। नाइस, यानी कि कोई भी क्वार्टर आपने मिस नहीं किया। नाइस। उसमें ये स्ट्रेटजी थी मेरी कि पहला जो 1 से 1.5 मंथ होता था उसमें अपने सारे लेक्चर्स। अच्छा, एक चीज जो, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, एक चीज जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज है, खास तौर पे जो स्किल्स और प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, आपने अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करनी। Since if you want to qualify an ACCA as early as possible, it means कि आपने अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करनी। कोई भी अटेम्प्ट आपके पास आती है, आपने उस अटेम्प्ट को लाजमी अचीव करना है, अवेल करना है, क्योंकि जितना आप उसको ड्रैग करेंगे, अटेम्प्ट को वेस्ट करेंगे, पेपर अपेयर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपकी क्वालिफिकेशन उतना ही ड्रैग हो जाएगी। जी, नेक्स्ट। जी, कोई भी एग्जाम है, बेशक प्रोफेशनल का है वो स्किल्स का है, वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता है, सही, बस जितना मर्जी लेंदी हो। एंड इसकी स्ट्रेटजी वही कि आप पहले 1 से 1.5 महीने में उसकी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करें, ठीक है, एक शेड्यूल बनाएं, मतलब जितने आवर्स के, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि आपने, मतलब आप डेली बेसिस पे प्लानर बनाते थे कि आज मुझे ये लेक्चर्स करने थे। एक प्लान तो वो होता है कि आज मुझे पढ़ना है वो प्लान, वो पढ़ने का प्लान था, अब क्या पढ़ना है ये नहीं पता उसके अंदर, तो प्लान किस तरीके से आपका बनता था? मतलब सर बेसिक तो मेरा ये प्लान होता था कि हमने जितने भी आपका कोर्स का आवर्स होते हैं, ठीक है, उसको एक 30 दिनों के अंदर या 40 दिनों के ऊपर डिवाइड करके ऑन डे एवरेज जितना होता था, ठीक है, अगर मैं एक दिन के अंदर वो नहीं कर पा रहा था, कम कर रहा था, तो मैं नेक्स्ट डे या अगले 2-3 दिनों में उसको पूरा करता था। ठीक है, ये सीन था। एंड उसके बाद पहले 1-1.5 महीने का हमारा हो गया। उसके बाद ये था कि आपकी रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन जो होती है, ठीक है, वो एक कंप्लीट आप करें। तो फर्स्ट 1.5 मंथ्स के अंदर आपने कोर्स लेक्चर्स कंप्लीट करने, ठीक है, फिर इसके बाद रिवीजन प्लान आपने किया, ठीक है। आप एक बार रिवीजन करें, क्योंकि पहली रिवीजन में आपको कुछ भी रिकॉल अच्छी तरह नहीं होता है, अच्छा, दूसरी रिवीजन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, मतलब पहला रिवीजन जैसे एक रिकैप, स्किमिंग होती है खाली इसके अंदर, ठीक है। सेकंड रिवीजन करें, उसके बाद फिर ये एक स्टडी हब है आपके पास, कैप्लान है, प्रैक्टिस। अच्छा, एक चीज स्टडी हब के ऊपर हम बात करें, हाउ डिड यू फाइंड दैट स्टडी हब मटेरियल? क्योंकि एसीसी का ऑब्वियसली एक न्यूली लॉन्च, तो मतलब ये कहूंगा कि अभी रिसेंट आपके पास यहाँ पर अपडेट आई है और स्टडी हब का जो है वो मटेरियल लॉन्च किया एसीसी ने। सो कैसा आपने उसको, कितना बेनिफिशियल है? क्योंकि सिंस यू आर द फ्रेश क्वालिफाइड एसीसी, सो
क्या आपने उसके अंदर उसको यूजफुल टूल पाया? क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड करेंगे कि उस टूल को यूटिलाइज करें? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर बीपीपी की किट भी करनी है, कैपलान की किट भी करनी है, स्टडी अप को हम फॉरगॉन कर देते हैं, स्टडी अप को हम बाईपास कर देते हैं। तो वुड यू रिकमेंड कि इनको बाईपास करना चाहिए, वाकई में स्टडी अप के रिसोर्स को अवेल करना चाहिए? सर स्टडी अप बहुत यूजफुल और बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं इस तरह कह सकता हूँ इसको कि जब मैंने अपना पहला स्किल्स का एग्जाम दिया तब स्टडी हब नहीं था, तब न्यूली लॉन्च हुआ था। ठीक है। मैंने इतना कोई इस पर गौर नहीं किया। जब नेक्स्ट मेरा पेपर आया था तब मैंने स्टडी अप को किया था एंड इट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी कि एक दो क्वेश्चंस या एक दो एमसीक्यूज जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके लग जाते हैं। अच्छा। एंड मैंने स्किल्स के हर पेपर के अंदर मेरे साथ हुआ ये। ओके। वेदर वो पीएम था, एफएम था, आपका एफआर था, ओके, इन सब के अंदर मुझे दो तीन एमसीक्यूज सेम, मतलब 2-3 एमसीक्यूज का मतलब है 6% ऑफ द पेपर, यानी कि 3 एमसीक्यूज भी अगर हो गए तो 6% ऑफ द पेपर एक अच्छी वेटेज है। और बहुत सारे लोग इसी में होते हैं कि यार 94 आ गए और 6 नहीं है। खैर मैं इसको नेगेटिव साइड भी ले सकता हूँ, लेकिन पॉजिटिव साइड में देखें अच्छे मार्क्स की आपकी पोजीशन रहेगी ना, ईदर ऑफ द वे भी हो सकता है, बॉर्डर लाइन की उस तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम पॉजिटिव अगर देखें तो ऑब्वियसली 6% मैटर्स अ लॉट। चले स्टडी हब के साथ जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने अक्सर देखे हैं कि वो बीपीपी के पीछे भी होते हैं, कैपलान के पीछे भी होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ओवर बर्डन हो जाता है। अच्छा। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आप एक ही चीज को 3 जगह पे प्रैक्टिस करें उसका कोई फायदा नहीं है। सही है। आप एक जगह पर या 2 जगह पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, वो ज्यादा बेटर होगा। प्रॉपर उसको यूटिलाइज करें रिसोर्स को। आप स्टडी हब कर लें एंड कैपलान कर लें तो वो रेडी टू गो इनफ हो जाएगा। बहुत इनफ है वो। सही है। यानी कि अगर आपके पास टाइम का एक बैंडविड्थ कम है और ऑब्वियसली जैसे आप क्वार्टर अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके पास टाइम मॉडरेट है, तो फर्स्ट रिकमेंड स्टडी अप, देन फॉर कैपलान। और अगर टाइम बचे तो आप बीपीपी, अदरवाइज ये कि इसी के ऊपर स्टक रह के इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें, सो दैट वुड बी साउंड इनफ। ऐसे ही। अच्छा बिलाल साहब, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, कैसा फील लग रहा है आपको? क्या आपको अभी डेफिनेटली आप इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं आपको? सर चैलेंजेस एज सच क्या फील होंगे, बट ये है कि एट द अर्ली, मतलब क्या चीजें आपने अभी इंटरव्यूज वगैरह दिए एक दो इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्या चीजें हैं जो आपसे पूछ रहे हैं? क्या चीज आपको लगता है कि यार अगर कोई स्टूडेंट आए तो वो उस चीज को लाजमी प्रिपेयर करके आए? सही। इसके लिए आपको एक आपका कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आपके सामने जो बैठे होंगे वो डायरेक्टर लेवल होगा, डायरेक्टर्स हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका कॉन्फिडेंस उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जो जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये बहुत मैटर करती है। अगर आप आ रहे हैं कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं एंड पढ़ के सिर्फ घर जा रहे हैं तो वो इट्स नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इससे थोड़ा सा एक चीज याद आया कि वंस यू स्टार्टेड योर एसीएस प्रोग्राम, आई डू रिमेंबर कि उस वक्त फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी ऐसे ही, और आफ्टर कंप्लीटिंग अ फाउंडेशन डिप्लोमा आई गेस फिर वो एक ऑनलाइन का एक पूरा वेव आई और ऑनलाइन पे बहुत सारे मेजर स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लिया। आपने दोनों जर्नीज देखी हैं? दोनों देखिए, किसको आप ज्यादा रेटिंग देंगे, ऑन कैंपस क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस? जिनके अब जो कैंपस से दूर रह रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ऑनलाइन, मतलब रिमोट है, जाहिर सी बात है उनके लिए पॉसिबल नहीं आना और क्लासेस लेना, ठीक है। मगर ज्यादा बेटर वो मतलब अगर एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप के लिए पॉसिबल है कि आप ऑन कैंपस क्लासेस भी ले सकते हैं और ऑनलाइन का भी ऑप्शन आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल है, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड? कि एक वो जो कि ट्रैवलिंग करके ले सकता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा हैजल तो होगा, ट्रांसपोर्टेशन और फिर रोड्स और बहुत सारे हमारे अपने सिटी इश्यूज हैं, तो वो सारी चीजें तो ऑब्वियसली वहां पर मौजूद है, लेकिन व्हाट वुड यू रिकमेंड कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी एंड यू आर लिविंग इन कराची और आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड? सर मेरी प्रेफरेंस तो ऑन कैंपस होगा, ऑन कैंपस क्लासेस, क्योंकि आप जो चल रहा है आपका शेड्यूल और कोर्स चल रहा है, आप उससे फिर डिले नहीं होते। आपको जो एक दिन पढ़ना है वो आपने पढ़ना ही पढ़ना है एंड नेक्स्ट डे आपने पढ़ना है। मगर ये है कि आपकी जो हैजल होगी आने जाने में, गर्मी में आ रहे हैं, सर्दी में ऐसे ही वर्थ इट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब जो आप ऑन कैंपस सीख लेंगे वो एक कंबल में बैठ के नहीं सीखा जा सकता। ठीक है। और ऑनलाइन के अंदर क्या चैलेंजेस फेस किए वंस यू स्टार्टेड योर ऑनलाइन जर्नी? तो आपको क्या चैलेंजेस उसमें लग रहा था कि यार ये चीज मुश्किल है, यार ये चीज जो है ना ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है? सर एक ये कि शेड्यूल से थोड़ा बैक हो रहे थे। सही। अभी पढ़ने लगे हैं, चलो यार बाहर जाते हैं घूम फिर के। वो डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, बट एक बार डिसिप्लिन हो जाए फिर ये होता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, आपने जो आपके को बैचमेट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्लासेस के अंदर बैठ के। अब क्लासेस के अंदर होता है आपका एक लाइफ चल रही है, आपने आना है, अगर आप
क्लास के लिए नहीं आएंगे, आप दोस्तों के लिए आएंगे, आपने आना है। ये मोटिवेशन कोई ना कोई होती है, या तो लेक्चर की मोटिवेशन होती है, किसी और की मोटिवेशन होती है, ठीक होगी। यानी कि ऑब्वियसली एक इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं। और बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करूंगा सर साजिद जो कि डायरेक्टर ओनर भी हैं, उनका भी एक बड़ा कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर, कंसर्न है उनका इस चीज़ के ऊपर कि ऑन कैंपस क्लासेस के अंदर आपकी एक इंटरनल ग्रूमिंग है। Obviously, the way you talk, the way you behave, the way you sit, the way you dress up, so ये सारी चीज़ें आप obviously घर में बैठ के नहीं सीख सकते। ये सारी चीज़ें आप जब इंस्टीट्यूट आते हैं तो ये सारी चीज़ें, खैर हर चीज़ के अपने एक प्रॉस एंड कॉन्स हैं। बिलाल, one last advice to the students, those who are starting, क्योंकि मैं तो ऐसा रोल मॉडल या एक फिगर हेड बनाना चाह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी ACC की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली दे आर फ्रॉम दी नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, यानी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैट्रिकुलेशन बैकग्राउंड से हैं। क्या अपनी एजुकेशन की या अपनी इस क्वालिफिकेशन की जर्नी के अंदर क्या चीज़ है, कुछ एक दो पॉइंट्स जो कि उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर अपने साथ रखने हैं, तो वो इंशाल्लाह इस जर्नी को बहुत स्मूथली कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई एक मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें? सर पहली चीज़ ये कि आपने अगर कहीं से सुना है कि ये नामुमकिन है, आप उसको छोड़ दें। ठीक है, मतलब एक मिथ है, ये नेगेटिव परसेप्शन है। आप अगर ACCA के अंदर देखें, CA के अंदर देखें, बहुत लोग कहते हैं यार ये तो होता ही नहीं, इसका पासिंग रेट नहीं है। तो आप जो नॉन पासिंग स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ना जाए ना, आप अपने आप को देखें कि आप पासिंग में रहेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट का 40% पासिंग रेशो, आप कहें यार मैं 40% में ला करूंगा, नाइस, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सोचें ही मत। तो इसी तरह ACCA के अंदर आने में कोई सच डिफिकल्टी नहीं है, आप आए। अगर आप एक नॉन अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के साथ हैं जहाँ स्टूडेंट एक 2 घंटे दे रहा है दिन में, आप 2.5 आवर्स दे दें, आधा घंटा ज्यादा दें, इनफ होगा वो आपके लिए। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि चैलेंजिंग हो तो आप अपना टाइम स्पेंड थोड़ा सा बढ़ा दें, परफेक्ट है, बिल्कुल। एंड अगर आपको लगता है कि कोई पेपर, अब जिस तरह स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस पेपर पे जाएं तो PM का पेपर समझते हैं कि ये एक वो पेपर है जो आपका एक बार रुकना ही होता है। इसका मतलब आप जा रहे तो एक फीस अलग से रख के जाएंगे यार, PM के लिए एक और फीस, ठीक है? नहीं, वो मैं उसका भी आपको बताता हूँ। मुझे जब PM के बारे में था, ऑल्दो मैंने PM अपना लास्ट में दिया था स्किल्स में, एक मिथ के चक्कर में, ठीक है, बट ये कि जब मैंने दिया तब मैंने 1 मंथ के अंदर उसकी प्रिपरेशन भी की थी, एंड मैंने उसको रिवीजन भी की थी, प्रैक्टिस भी एंड अटेम्प्ट भी किया था। नाइस। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, मगर मैंने ये ज़हन में नहीं रखा था कि मैं वो 60% में जाऊंगा। सही, मतलब असल चीज जो नजर आती है, दैट इज द क्रक्स के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और एक चीज है भी इसके अंदर कि आप जो सोचते हैं ना, तो अल्लाह पाक रिजल्ट भी वैसे ही देते हैं। मतलब आपकी जो नीयत होती है, जो आपकी माइंड प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंगली मिलता है। वंस यू विल थिंक पॉजिटिव, सो इंशाल्लाह द रिजल्ट विल आल्सो बी द पॉजिटिव। आप अपनी एफर्ट्स पुट करें, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है, इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक बात कहूंगा, स्टूडेंट्स जो है मैंने देखे भी हैं कि तैयारी अच्छी कर ली उन्होंने, प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, कॉन्सेप्ट उनके अच्छे हैं, बिल्कुल सही है, पेपर के अंदर बैठ के पैनिक कर गए वो। यार इसका क्या करें, मतलब मैं स्टूडेंट्स को समझा के थक गया हूँ कि यार आपने पैनिक नहीं करना। मतलब आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें, पेपर है, मौत का फरिश्ता नहीं है, आपको नहीं खा जाएगा। किस तरीके से उसको हैंडल करें यार इस पैनिक सिचुएशन को? ये है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डीमोटिवेशन या पैनिक हो रहा है, आप जिस क्वेश्चन के ऊपर हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये 100% नहीं आ रहा, आप उसको स्किप कर दें, ठीक है, मगर स्किप करके आगे नहीं जाना है। सही है, सही। अब मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, जिस तरह स्किल्स की बात करें, सेक्शन A पर हैं तो फौरन जाके सेक्शन B का देखें कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर एक नहीं आता होगा तो जो सारे स्किप कर दिए उसके अंदर सेक्शन, मतलब आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं कि वो अभी उनका पेपर स्टार्ट हुआ है, वो फौरन CRQs पे चले जाते हैं देखने के लिए कौन सा है। अगर नहीं आता होगा उनको, वो टेंशन, वो उसका प्रेशर रहेगा। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन जो आपने अभी अटेम्प्ट ही नहीं करना, आप उसको देख के क्यों अपने एक जो है वो पैनिक अटैक आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको देख के। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, परफेक्ट। ACCA के अंदर आपके 50 मार्क्स बहुत आसान होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, मगर पैनिक के चक्कर में स्टूडेंट वो 50 मार्क्स भी लूज कर देता है। बिल्कुल, आई वुड एग्री। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार कहा है कि कोई भी पेपर आपका हो, एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रहती है कि वो 50% मोस्ट इजीएस्ट मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपके पेपर में हिडन होते हैं। प्रॉब्लम ये है सिर्फ, मतलब ऑल यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट दोस 50 इजीएस्ट मार्क्स। वो स्प्रेडेड होते हैं, कहीं आपके 2 MCQs फिर 4 MCQs फिर CRQ के अंदर 4 एडजस्टमेंट्स, तो ऑब्वियसली वो स्प्रेडेड है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दोस 50 मार्क्स। अब बिल्कुल सही बात है बिलाल की कि आपने 2 MCQs आपने देखे हार्ड है, डिफिकल्ट है, आपने अगला तीसरा MCQs भी प्रोरेट कर लिया, यार ये भी वैसे ही होगा। अब मेरे साथ होता था, अक्सर होता था कि एक MCQ से मेरे पे 8-8, 9-9 मिनट भी लग रहे थे। 2 मिनट के मतलब 2.5 या 3 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम इतना होना चाहिए। अब 2 नंबर के MCQs को अगर आपके 8 मिनट लगे, डिमोटिवेशन होती है, मगर ये कि नेक्स्ट
एमसीक्यूज आपको नहीं पता कि वो 15 सेकंड में हो जाएगा। नाइस, बिल्कुल ऐसे वो टाइम ओवर कम हो गया, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ट्रेड ऑफ हो गया। गुड। अच्छा, एक बिल्कुल लास्ट छोटी सी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर मेरा रह गया। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि यार पेपर अगर आपका रह गया और आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेट्स से 15 20 25 मार्क्स का, तो इज इट पॉसिबल कि आप फिर भी वो पेपर क्लियर कर जाएं? पॉसिबल तो है सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी, एसबीआर का एग्जाम था मेरा प्रोफेशनल लेवल के अंदर, मेरा फर्स्ट ही था ये प्रोफेशनल लेवल का, सही, जिसमें मैं 83 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था। टोटल 83 मार्क्स, यानी कि आपने स्ट्रेट अवे तकरीबन 17 मार्क्स से ऊपर स्किप कर दिया आपने। स्किप मतलब वो ठीक है, रह गया उसके अंदर, ठीक हो गया, मतलब मैंने वो चॉइस पे छोड़ दिया, वाला नहीं करना, ठीक है, सही। एंड यू वोंट बिलीव उसके अंदर मैंने 71 मार्क्स स्कोर किए थे। नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह, सही। एंड पहला प्रोफेशनल की बेसिस पे भी और दूसरा के, एंड अच्छा, इसका मतलब है कि मार्क्स लूज होने के बाद भी, इट मींस द पॉइंट दैट यू शुड नोट इट डाउन, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। यानी कि अगर आपने वो एग्जाम्पल आपने कहा मैंने 100 मार्क्स का पेपर कर लिया और किसी काम का नहीं है वो, तो ऑब्वियसली विल बी लूजिंग ऑल ऑफ द मार्क्स, आप 40s के अंदर फिर लाई कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सब पेपर पूरा था, सब कुछ किया, भाई जो आपने किया वो क्वालिटी नहीं थी, वो क्वालिटी आउटपुट आप नहीं दे पाए उसके अंदर। वन थिंग आई वुड से कि अगर आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो, यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट कि आप सही लिख रहे हो। अगर आप 1% भी उसमें होगा कि नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, तो आप रुक जाओगे वहाँ पे, आप आगे नहीं जाओगे। दैट्स द बात है, माइंड प्रोसेसिंग आपकी रुक जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और हमारी नेक्स्ट मुलाकात बिलाल से जरूर होगी वंस ही विल बी इंडक्टेड इंशाल्लाह। जैसे ही आपकी इंडक्शन हो जाती है किसी भी बिग 3 फर्म के अंदर या किसी भी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, या आपके पास किसी भी कंपनी के अंदर, तो इंशाल्लाह हमारी एक और मुलाकात होगी बिलाल से, और उसमें हम इंशाल्लाह ओपिनियन लेंगे, बिलाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडक्शन का। अभी माशाल्लाह बिलाल ने डिफरेंट फर्म्स के अंदर जो है वो इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं। वी विश हिम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, कि मे अल्लाह ब्लेस हिम विद ट्रेमेंडस सक्सेस इंशाल्लाह। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई wish you all a very best of luck. He's being a very good student माशाल्लाह। फाउंडेशन डिप्लोमा में हमारे साथ था, FA1 FA2 F3 मुझसे पढ़ा उसने, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और आई वुड से कि मतलब कि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी कमिटमेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेडिकेटेड होते हैं। आई वांट यू ऑल कि आप प्लीज़ थोड़ी सी मोटिवेशन लें और अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एजुकेशन के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो थोड़ा सा सिंसियर हो जाए, डेडिकेट हो जाए, इंशाल्लाह मंजिल आपके लिए आसान हो जाएंगी। दिस इज़ मी जुनैद खालिद साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।